आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट जूस के बारे में है, यूँ कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा खसूसियत का हामिल इस तरह से है कि इसके बगैर ज़िंदगी का इम्कान मुमकिन ही नहीं। हम बात करेंगे ब्लड के हवाले से। ब्लड यानी खून, खून की अगर कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया कहा जाता है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और आम लफ्ज़ों में उसे खून की कमी कहा जाता है। तो खून की कमी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, किन लोगों में ज़्यादा होती है, इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसको कैसे इसका तदारुक किया जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसको इम्प्रूव कर सकती हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे इस हवाले से, और बहुत सारी आपको घरेलू टिप्स भी दी जाएंगी कि किस तरह से बेटरमेंट आ सकती है थ्रू फूड के। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉक्टर, हमारी हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट डॉक्टर सहर तस्कीन। तो वेलकम डॉक्टर सहर तस्कीन कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। Thanks a lot for inviting me. अच्छा डॉक्टर सहर, ऐसा है कि जैसा ब्लड के बारे में हम बात कर रहे हैं, खून की कमी के बारे में, तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है पूरा, कि इसके बगैर जो है कोई चीज़ भी हमारी बॉडी में आती नहीं है। तो अगर इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से खून की कमी अमूमन होती है, तो कि खून की कमी जो है, मैं जानना चाहूँगी कि पर्टिकुलरली आप हमारे नाजरीन के बताएं कि ये क्या चीज़ है, खून की कमी क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली एनीमिया एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। उसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं हो रही, सेल्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन को कहा जा रहा है कि फलां पर्सन जो है वो अनीमिक हो चुका है, कि इसकी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। बेसिकली जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है ऐसे लोगों में। तो एनीमिया की एक कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स, बेशुमार ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिस बिहाफ पे ऐसा हो रहा होता है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर सहर ने जिस तरह से बताया कि ये एक कॉमन मसला है, एक आम मसला है, और कॉमन ब्लड डिसऑर्डर कह लें आप इसको। और आम लफ्ज़ों में यही बात कि जब आरबीसीज ज़्यादा नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स, या जिन्हें उर्दू में हम सुर्ख खुलियात कहते हैं खून के, ये जब नहीं होते या कम होना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली इनकी तादाद में कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जानी चाहिए प्रॉपरली वो नहीं जा पाती। तो इस तरह से खून की कमी का शिकार होता है पेशेंट और अनीमिया की कंडीशन डेवलप करती है। जी, तो डॉक्टर सहर तस्कीन, जैसा कि ये अभी बात हुई कि इसकी खून की कमी होती है और आरबीसीज जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम जी। अक्सर एक टर्म सुनते हैं एचबी लेवल के हवाले से। ये एचबी लेवल क्या होता है, इसका क्या रोल है, इसकी कोई नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि कहाँ जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है जब एचबी लेवल ड्रॉप करता है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही तो एनीमिया की डेफिशिएंसी होता है। हीमोग्लोबिन लेवल ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। बेसिकली एक प्रोटीन की टाइप है, तो जब इसकी भी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही हमारी बॉडी में, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो अब फ्लैम पर्सन को पता चलता है कि एच बी मेरा कम है, हीमोग्लोबिन बेसिकली, तो वहां से हमें पता चल रहा था कि इसका एच बी अगर टाइम के साथ साथ कम हो रहा है तो ये पर्सन एनीमिया की तरफ जा रहा है। नॉर्मल वैल्यूज अमूमन जो मेन में अलग से, फीमेल्स में अलग से, प्रेग्नेंट लेडीज में, हर एज ग्रुप के हवाले से अलग से देखी गई हैं। तो मेन में जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल जो कंसिडर होता है आजकल की साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 12 से 15 के दरमियान है। आई मीन टू से 15 तक होना चाहिए, ठीक है, या अमूमन जो है 13 तक कहा जाता है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो वो 13 तक हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए आइडियली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री पाकिस्तान में बेशुमार खवातीन, बेशुमार ओल्डर अडल्ट, बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल कभी भी आइडियल नहीं देखा गया। अमूमन बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ही देखी गई है। 10 है, 11 या 12, या मतलब एक आइडियल बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया गया, देखा नहीं गया, लेकिन नॉर्मल वैल्यूज इसकी ये कंसिडर होती हैं। सही।
अच्छा, इसका जैसा कि आपने बताया कि ये एचबी लेवल जो है यानी हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, और नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो हीम जो है रिलेटेड टू आयरन है, यानी आयरन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और इसी तरह से ग्लोबिन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्रोटीन होती है जो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से एचबी लेवल यानी कम कंसीडर होता है और खून की कमी हो जाती है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसके रोल के हवाले से भी बताएं आप, कि जैसा कि ये हम देखते हैं कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और देन सारा मामला चलता है। तो एचबी लेवल का जो रोल है उस पर थोड़ी सी रोशनी स्लाइड सी डालिए, मुख्तसर सी। जी, देखिए आपने भी ज़िक्र किया हीम आयरन का और नॉन हीम आयरन का, तो बेसिकली ये हमारे फूड सोर्सेज़ होते हैं, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। हीम आयरन अमूमन जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ से, नॉन हीम आयरन जो है वो एनिमल बेस्ड सोर्सेज़ से लेते हुए हम जो है इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। लेकिन ये बात वहाँ आ जाती है कि अगर एक्यूट लेवल पे इसकी डेफिशिएंसी हो, खुदा ना खास्ता किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, तो वो क्रोनिक लेवल पे कंडीशन चली जाती है, तो वहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सहर, ये है कि ये तो बात हो गई कि इस तरह से होता है मेल्स में और फीमेल्स में। हम मोस्टली देखते हैं ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर थोड़े से आप बात करें कि क्या वजह है कि फ़ीमेल्स में जो है ये आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया के केसेस जो हैं ज़्यादा देखने में आते हैं। हुँ। जी, देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो फीमेल्स अडल्ट गर्ल्स का या फीमेल्स का एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस भी हो रही होती हैं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। या मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे हर हाल में डेफिशिएंट ही फीमेल होगी। नहीं, नॉर्मल जितना ब्लड लॉस होना होता है वो होता ही होता है। लेकिन खुदा न खास्ता एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन या और कॉम्प्लिकेशन जो कि फीमेल के साथ रिलेट कर रही होती है, आई मीन टू से फीमेल्स की ओवरीज़ के साथ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग का हो जाना खुदा ना खास्ता, या खुदा ना खास्ता ब्लड लॉस हो जाना किसी सर्जरी के दौरान, जैसे डिलीवरी के टाइम भी, तो वहाँ पे यकीनन देखा गया है कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं या यंग अडल्ट्स हैं जो एनीमिया का शिकार हैं। सही, बिल्कुल सही बात आपने बताई कि एक तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी वजह से ऐसा होता है, पीरियडिकल साइकिल की वजह है, फिर प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत बड़ी कॉज है कि इसकी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह भी हो सकती है, और ये किसी के साथ भी ट्रॉमा के केस तो हो सकते हैं। अनयूजुअल ब्लीडिंग कहीं से भी हो, किसी तरह से भी हो, तो ये अनीमिक होने की कंडीशन डेवलप कर जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, होता क्या है कि जब कंडीशन डेवलप कर जाती है तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि खून की जो कमी हो जाती है उस दौरान में क्या कैफियत हैं जो सामने आती हैं। ऐसा पर्सन जो खून की कमी का शिकार है उसमें क्या कैफियत देखने में आएगी? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अहमियत कहाँ मिला कि हर इंसान ये चाहता है कि घर बैठे मुझे जो है वो वजूहात पता चल जाएँ, ताकि जो है डॉक्टर को भी डायग्नोज़ करने में आसानी हो और ट्रीटमेंट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो कॉज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, या सिम्पटम्स, साइन और सिम्पटम्स का। देखिए एक्यूट लेवल पे बेसिकली क्या होता है कि फटीग, थकावट रहना, कि बिला वजह की थकावट। ऐसा नहीं है कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं तो यकीनन उस दौरान फटीग होगी। अगर हम फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल वर्क नहीं, वहाँ पे तो यकीनन फटीग की एक नॉर्मल सी कंडीशन है। लेकिन जो लोग एनीमिया की तरफ जा रहे होते हैं खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे देखा गया है कि बिला वजह, बगैर किसी काम के, कोई वजह नहीं है उसके बावजूद अपने आप को एक्टिव हेल्दी फील नहीं कर रहे, डेली बेसिस पे वो शिकायत लेके डॉक्टर के पास या किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं। उसके अलावा काम पे कंसंट्रेशन ना होना, लिथार्जी, बिला वजह की बार बार थकन महसूस होना, और साथ ही साथ एक एक्यूट के अलावा क्रॉनिक लेवल पे बात करें तो आइस क्रेविंग, पिका जिसे बोला जाता है, तो वो भी हमें इशारा कर रहा होता है कि फलां पर्सन जो है वो एनीमिया का शिकार हो सकता है। तो फिर उसके बाद जब साइन और सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, हम फुली डायग्नोज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है हमारे। जी, सबसे ज़्यादा जैसे आपने बताया कि कॉमन सिम्टम जो है वो थकावट का शिकार हो जाना होता है।
कि पेशेंट थका-थका सा महसूस करता है, और जब वो थकावट महसूस करता है तो कमज़ोरी की कैफ़ियत भी उसके अंदर आने लगती है, वीकनेस। बेवजह कमज़ोरी होती है। और अगर देखें तो डॉक्टर साहब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हम देखते हैं ना इसमें, हाँ, कि बिल्कुल। बिल्कुल हुँ, सांस उखड़ने की कंडीशन होती है, और इसी तरह से पल्स रेट बहुत ज़्यादा इनका हाई होता है। अगर देखा जाए तो हुँ, फेंटिंग अटैक्स आने लगते हैं, ये चीज़ें जो हुँ, हैं इसमें होती हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि इनके जो एंकल्स हैं एडेमेटिक हो जाते हैं। तो इस जी। हवाले से भी थोड़ा-सा बताइएगा। मैंने यहाँ तक देखा कि अनीमिक होने की वजह से सिर्फ जो है एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस सामने आने लगते हैं, तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताइएगा। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की कि ये क्रोनिक लेवल पे जब हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, खुराक की वज़ह से आज मैंने शायद खाना नहीं खाया या शायद आज जो है वो मैंने काम ज़्यादा कर लिया था। तो ये एक हम जब शायद या हम एक सोच रहे होते हैं माइंड में कि ये इस वज़ह से है, बस ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो एक कंडीशन रहती-रहती हम क्रोनिक की तरफ खुदा न ख़ास्ता जैसे आपने सिचुएशंस बताई कि एंजाइना के केसेज़ बहुत सारे आ रहे होते हैं, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में। तो यकीनन जब डेफिशिएंसी को एक्यूट लेवल पे क्योर नहीं किया जाएगा, तो वो डेफिशिएंसी इख्तियार करते-करते, होते-होते वो क्रोनिक लेवल पे चली जाएगी। तो वहाँ पे खुदा न खास्ता बड़ी डिज़ीज़ेज़ का आई मीन टू से क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और फिर हम कॉज़ पे काम कर रहे होते हैं कि अगर एंजाइना के केसेज़ एनीमिया की वजह से आ रहे हैं, तो हम पहले एनीमिया को क्योर करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर मुझे शुगर हो रही है या मुझे खुदा न खास्ता कोई कार्डियो से रिलेटेड कोई मसला है, तो मुझे उस डिज़ीज़ पे काम करना है, ना कि मुझे कॉज़ पे। तो बेशुमार बेशुमार ऐसी बीमारियाँ हैं, जो एनीमिया की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती हैं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि एनीमिया की कौन-सी टाइप है। अमूमन जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो पर्नीशियस एनीमिया का नाम दिया गया है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अगर हमारी खुराक में आयरन की कमी है, हम नहीं अच्छा ले रहे या एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही, तो ये मैनी मोर मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके पीछे। जी, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने डिटेल में हमें बताया। और नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि मोस्ट कॉमन जो एनीमिया की टाइप देखने में आती है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है, यानी आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है। और अभी हम चूँकि हमारे साथ जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर सहर तस्कीन, ये माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और हमें ये डिटेल में बताएंगी भी कि कौन सी ग़िज़ाएँ अहमियत रखती हैं। ये टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे इसमें। एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन सिम्टम है, और वो कि पैलर मेम्ब्रेन्स जो है ना वो होती हैं। और हम हुँ, देखें तो यानी उसकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी पीली नज़र आएंगी। आप देखें तो उसके माउथ के कॉर्नर्स येलो येलो नज़र आते हैं। इसी तरह हुँ, हाथों की पामल जो क्रीजेज़ होती हैं, हाथों की हथेलियों में आप देखेंगे तो वहाँ भी पीलापन नज़र आएगा, ऐसा पेशेंट जो कि अनीमिक होता है। तो ये कुछ हुँ, कंडीशन होते हैं। आप उनके नेल्स को अगर चेक करें थोड़ा सा बिल्कुल। प्रेस करके, तो फिर आप देखें कि ब्लड का फ्लो आप देखेंगे कि काफ़ी देर तक वापस नहीं आता, और हुँ, नेल का जो कलर है बिल्कुल वाइट या फिर येलोइश रहता है। तो ये एक कंडीशन होती है कि हम डायग्नोज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हुँ, पेशेंट अनीमिक है। हुँ, जी, तो डॉक्टर सहर, हम जैसा-जैसा बात करते हैं उसके साथ ही साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। जैसे हमने आपने बात की प्रेगनेंसी वजह है, हुँ, हुँ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इसकी वजह हो सकती है इसकी, हुँ। और मज़ीद क्या वजूहात होती हैं? जैसे कि एक तो हो गई आयरन की कमी होगी, वजूहात पे ज़रा हम बात करेंगे अब। जी, जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रेगनेंसी का जहाँ तक सवाल है, तो पहले ऐसी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, उनको ये क्लियर करती जाऊँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी जो है, वो एनीमिया का शिकार हर हाल में होगी। हम बात करते हैं, अगर अवेयरनेस दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं कि अवेयरनेस लेवल पे आई मीन से प्रिवेंशन लेवल पे कि आप जो है, आपने फैमिली प्लानिंग जिसे बोला जाता है, प्लानिंग की है कंसीव करने की, तो आप पहले से अपने ब्लड टेस्ट करवा लें ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी बॉडी में कौन से लेवल्स कम हैं या कौन से लेवल्स ज़्यादा हैं। तो आप अपनी कंडीशन को पहले से ठीक करते हुए कंसीव करें, तो ये तो बात बहुत ही अच्छी होगी कि आपने पहले अपनी फ़िक्र की है, बजाय ये कि बाद में खुदा न ख़ास्ता किसी और डेफिशिएंसीज़ की तरफ हम जा रहे हों, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हों। तो हर प्रेग्नेंट लेडी जो है वो एनीमिया का शिकार नहीं होगी, वही प्रेग्नेंट लेडीज़ एनीमिया का शिकार होंगी जो अपने खुराक का या अपना ख़्याल नहीं रखती जिस तरह से रखना चाहिए।
अब मज़ीद और कॉज़ की बात करें तो मज़ीद यंग एडल्ट्स में हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। आजकल की जो खुराक है, बच्चे, बच्चियाँ मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, इवन के फीमेल मतलब रेशियो बराबर है दोनों में लाइफ़स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो है खुराक ही ऐसी नहीं ले रही जहाँ से हमें आयरन मिलना है, जहाँ से हमें तमाम तरह की ग़िज़ाइयत मिलनी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलोरीज़ ले रहे हैं। उसके अलावा खुदा न ख़ास्ता ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, जो खुदा न ख़ास्ता कोई सर्जरी हुई है जैसे गैस्ट्रो से रिलेटेड हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, बिट्रेटिक सर्जरी मतलब बहुत टाइप्स की अगर खुदा न ख़ास्ता कोई सर्जरी हुई है किसी की, वहाँ पे भी वो लोग भी हाई रिस्क पे हैं कि किसी भी तरह के एनीमिया के शिकार हो सकते हैं, कोई भी टाइप के, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़ के कि हम खुराक अगर ले रहे हैं लेकिन उसकी अब्ज़ॉर्प्शन को अच्छा नहीं बना रहे, अब्ज़ॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही तो यकीनन खाने-पीने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ग़िज़ाइयत मिल नहीं रही, तो भी हम लोग डेफ़िशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज़ेज़ हैं हमारे। जी बिल्कुल ठीक। आयरन की कमी बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह से विटामिन की डेफिशिएंसी यानी विटामिन की कमी, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि विटामिन बी जो है पर्टिकुलरली B12 और B6 की, B9 की ये कमी होती है, तो इसकी वजह से होता है। फॉलिक एसिड उसकी वजह से कम होने लगता है। और हाँ क्रॉनिक जी। कंडीशंस में उन्होंने बताया कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है, यानी हुँ, बहुत टाइम तक मेडिकेशन पे जो पर्सन्स रहते हैं उनके साथ भी ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। और इसके बिल्कुल। अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, जेनेटिकली उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो आपके साथ चलेगी। तो इसको फिर ये बात यहाँ स्टार्ट में बहुत अच्छी डॉक्टर सहर ने की कि हुँ, यहाँ पर देखिए कि हम वजूहात की बिना पे इसको ट्रीट करते हैं, और होम्योपैथी की ये ब्यूटी है कि इस तरह से यानी जो वजह होगी उसके मुताबिक हम मेडिसिन देंगे। अब अगर हुँ, एनीमिक पर्सन है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसकी एक मेडिसिन है और वही मेडिसिन दी जाए। यहाँ मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए एक बात वाज़िया कर दूं कि अक्सर हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी जो है वो चाइना कंसीडर की जाती है कि जिसे भी डेफिशिएंसी हुई खून की तो उसे कहा गया कि खून की कमी की मेडिसिन चाइना है वो दे दी जाए और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग थेरेपी है। हमेशा फोकस करें, देखिए कि क्या आयरन की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई विटामिन डेफिशिएंसी है या किस वजह से ये प्रॉब्लम बन रही है। उसको जब तक आप एरेडिकेट नहीं करेंगे वो कंडीशन वहीं की वहीं रहेगी। तो मेडिसिन बहुत सी हैं, जैसा कि आयरन डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हमारी फेरमेट बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि जब हम देते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम देते हैं और कंडीशन देखते हुए पेशेंट की, तो इवन 30 में जो है वो हम 3 टाइम जब देना शुरू करते हैं तो पेशेंट काफ़ी बेटर हो जाता है। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी लॉस की वजह से हो, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हो गई, तो हैवी लॉस हो गया ब्लड का, तो वहाँ चाइना बहुत अच्छा काम करती है। यानी अकॉर्डिंग टू रीज़न हम जब मेडिसिन देंगे तो पेशेंट डेफिनेटली क्योर कर जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है डॉक्टर सहर, आपने अभी हमने बात की कि ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ये भी बताइए कि खुराक की अहमियत इसमें क्या है। क्या हम खुराक के ज़रिए जो है इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। देखिए, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिज़ीज़ हो, वो चाहे एक्यूट लेवल पे हो या क्रॉनिक लेवल पे या कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसमें पूरे रोल आ जाता है। जहाँ पे होम्योपैथी का रोल है, एलोपैथी का रोल है, सेम ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल का, फूड का, ऑर्गेनिक फूड का भी रोल है। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन जो है, वो अच्छी खुराक माँगता है। अच्छी खुराक से मुराद एक्सपेंसिव खुराक नहीं है, ऐसी खुराक जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, विटामिन मिनरल्स हमें ज़्यादा मिलें ताकि डेफिशिएंसीज़ हमारी बॉडी में या हमारे ऑर्गन में क्रिएट ना हो सके या टॉक्सिसिटीज़। तो सही। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हमारी अच्छी फूड का होना, अच्छी फूड से मुराद न्यूट्रिएंट डेंस। जैसे बात की कि अगर कोई फीमेल या यंग एडल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो रही है, तो वहाँ पे उसने यकीनन अपनी फूड में आयरन रिच फूड सोर्सेज़ लाज़मी ऐड रखने हैं अगर वो जी चाहती है। तो मैं डॉक्टर सहर, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। हम नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एनीमिया के हवाले से और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल। तो
डॉक्टर सहर, हम बात कर रहे थे आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से कि अगर आयरन की कमी की वजह से किसी को अनीमिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है, तो क्या है कि खुराक से हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, हम बेसिकली देख रहे थे कि प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज़ से भी हम आयरन ले सकते हैं और एनिमल बेस्ड फूड सोर्सेज़ से भी। जैसा कि आजकल सीज़नल हमारे पास गाजर है, आयरन लिया जा सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साग मैं नहीं समझती कि किसी घर में ना पक रहा हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फूड है सबकी। तो सही। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी है, वहाँ से भी हमें अच्छा आयरन मिल रहा है। अगर हम लोग डेली बेसिस पे एक एग ले रहे हैं तो वहां से भी हमें आयरन मिल रहा है। और अगर हम एनिमल बेस्ड आई मीन टू जैसे फिश का सीजन है या बीफ मटन है, अगर वीक में एक दफा बीफ मटन को मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती एनिमल बेस्ड प्रोटीन में, वो इस वजह से कि फैट भी वहां से ज्यादा है। तो अमूमन ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं और आयरन डेफिशिएंट भी हैं, वो कोशिश करें कि वो प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज पे रहें जैसे वहां। साग, पालक आपने बताया, बीट रूट है। चुकंदर है, चुकंदर का बहुत अच्छा सीज़न है आजकल, और माल्टे हैं। तो तमाम तरह की ऐसी खुराक वहाँ से जो हमें ग़िज़ाइयत दे रही है, वहाँ से हमें आयरन लाज़मी मिल रहा होता है। बस ख़्याल ये रखना है कि जब आपने आयरन रिच फूड लेनी है तो उसकी अब्ज़ॉर्प्शन भी बेहतर बनानी है। सही। हम क्या करते हैं, हम फूड तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम साथ ही कोई ऐसी चीज़ कंज़्यूम कर लेते हैं, वो चाहे चाय है या कोई भी ऐसी लिक्विड ड्रिंक है, जहाँ पे फिर अब्ज़ॉर्प्शन अच्छी नहीं होती आयरन की। तो इस चीज से हमने थोड़ा सा बचना है। आई मीन टू से कैफीन रिच फूड हम लोगों ने आयरन रिच फूड सोर्सेज के साथ नहीं लेनी, देन अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इन चीजों का आपने खासा ख्याल रखना है। ठीक, बड़ी बेहतरीन बात बताई आपने कि अगर आपने आयरन को डेवलप करने के लिए आप कोई ले रहे हैं, उसको प्रोसीड करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, या सबसे बेहतरीन तो यही है कि हमने बात की खुराक की, आप ऐसी खुराक ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ऐसी चीज़ लेना ज़रूरी है जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को बेटर करे, और वो है विटामिन सी। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि आजकल सीज़न है, माल्टे, कीनू जो हैं, मौसमी, ये वो चीज़ें हैं। इसी तरह से अमरूद रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ये वो चीज़ें हैं कि जो एब्जॉर्ब करती हैं आयरन को। और अच्छा डॉक्टर सहर, ये है कि काले चने के हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है आयरन, ये यानी खून की कमी को पूरा करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? और दूसरी ये बात, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। कहा जाता है कि गोश्त जो है वो काफ़ी मददगार साबित होता है इस सिलसिले में कि खून की कमी को बेटर करता है। अच्छा जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए बेसिकली ना अनीमिया की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिसमें हम प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज़ ज़्यादा एडिशन करते हैं। अगर विटामिन बी12 की किसी को डेफिशिएंसी है और उस वजह से उसे अनीमिया हुआ है, तो विटामिन बी12 एक ऐसा विटामिन है जो हमें फल सब्जियों से ज़्यादा नहीं मिल रहा होता, वो हमें एनिमल बेस्ड सोर्सेज़ से मिल रहा होता है। तो वहाँ पे हम कहते हैं चिकन का इस्तेमाल लाज़मी करें। आप बेशक सूप बना लें या वैसे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, एक टाइम लाज़मी। या जैसे आपने बड़े गोश्त की बात की या फिश की बात की, या जैसे सालमन, सार्डन या हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वहां से हमें विटामिन बी12 अच्छा मिल रहा होता है। अब डिपेंड ये करता है कि पर्सन को कौन सी टाइप का अनीमिया है, वो आया कि आयरन डेफिशिएंट है या विटामिन बी12 डेफिशिएंट है। उस हिसाब से काले चने की बात की, वो भी प्लांट बेस्ड सोर्स है, तो यकीनन हमें वहां से भी विटामिन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे, वो चाहे आयरन ही क्यों ना हो। तो यकीनन वो भी एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह डॉक्टर सहर ने बताया कि ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं वो भी इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। उनमें आपको बताती चलूँ कि आलू बुखारा, किशमिश और जो है खुबानी, ये रिच सोर्स होते हैं इस सिलसिले में। और खजूर बहुत अच्छी चीज़ है जो कि घरों में अवेलेबल भी होती है। और यहाँ ये बताती चलूँ कि जहाँ हम खून की कमी की बात करते हैं, तो खून जल्दी अगर पैदा करना हो तो इस तरह की डाइट जो होती है वो होनी चाहिए कि जिसमें विटामिन सी भी हो, ए भी हो और कॉपर की मिकदार भी मौजूद हो, तो फिर ब्लड बड़ी तेज़ी से फॉर्मेशन उसकी होती है। एग्री करती हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। विटामिन सी रिच फूड सोर्सेज़ का इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आयरन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि डॉक्टर सहर, ये तो हो गई खुराक की बात, हम मज़ीद भी इस पे बात करेंगे। तो ये बताइए कि देखें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए अगर कोई शख्स जो है वो खून की कमी का शिकार हो गया है?
देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे लोगों की खुराक पूरी नहीं है। जिन लोगों की पूरी है वो वाली खुराक है ही नहीं जो उन्हें लेनी चाहिए। वो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड ले रहे होते हैं, तो बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हर केस में। तो अब हमने जो प्रिवेंशन अपनानी है, ख़्याल इतना रखना है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या वो न्यूट्रास्यूटिकल आई मीन टू से फूड वाला है, तो आपने हर हाल में अब्ज़ॉर्प्शन को बेहतर बनाना है। अगर खुदा न ख़ास्ता कोई ब्लड लॉस हो रहा है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको पहले आप ठीक करें। अब देखिए, एक कंडीशन है, एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन चल रही है, साथ ही हम आयरन रिच फूड सोर्सेज़ लेते जा रहे हैं, ऐसे मामला ठीक नहीं होगा। पहले हमेशा कॉज़ पे काम करें, ताकि जो है वो यकीनन आप जो फूड ले रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा दे। और सबसे बढ़ के जो बहुत ही बड़ी बीमारी मैं कहूँगी हमारी सोसाइटी की, कि हम मेडिसिन्स खाना नहीं छोड़ते, मेडिसिन्स खाना नहीं छोड़ते। अब आप कोई भी मेडिसिन्स ले रहे हो, वो कभी भी आपके विटामिन, मिनरल्स की, फूड की अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देगी। तो कहने का ये मकसद है कि लॉन्ग टाइम तक, मैं ये नहीं कह रही कि ट्रीटमेंट कोई बुरा नहीं, सारे ट्रीटमेंट्स अपनी जगह अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि कोई भी लॉन्ग टाइम तक आप विदाउट एनी डॉक्टर रिकमेंडेशन, विदाउट एनी कंसल्टेंट रिकमेंडेशन आप किसी भी टाइप की मेडिसिन ना खाएं, और वो भी बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, के बजाय ये कि बाद में जब आप वो कंडीशन ठीक कर लें, खुराक अच्छी खाना स्टार्ट करें, कोई और ट्रीटमेंट करें, तो वो खुराक लगे ही ना, आपको एब्जॉर्प्शन ही ना हो, आपका स्टमक ही तबाह हो गया हो या आपकी किडनीज ही डैमेज हो गए हो। तो हमने ये चीज़ों का खासा ख्याल रखना है। ठीक हो गया। जिस तरह अभी आपने बात की, यानी हमने फूड का, अपनी अपनी खुराक का ख्याल रखना है। और नाज़रीन, नॉर्मली भी अगर आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस दौरान में ज़रूरी नहीं कि खून की कमी होने का आप इंतज़ार करें, बल्कि 3 से 4 बार हफ्ते में आपको आयरन रिच फूड खानी चाहिए, ताकि ऐसी कंडीशन डेवलप ही नहीं करे। और फिर सबसे अहम बात जो एहतियाती तदाबीर में है, जैसे कि डॉक्टर सहर ने बताया कि चाय, ये कैफ़ीन के हवाले से बात की, तो खाने के फ़ौरन बाद चाय जो है वो बहुत ज़्यादा यानी रिडक्शन करती है, इसकी एनीमिक कंडीशन पैदा करती है, आरबीसीज़ को डिस्टर्ब करती है। तो इस चीज़ से बचें। और हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी का है, पीरियड्स का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। और यहाँ पर सिनेशियो का जिक्र करूँगी कि एनीमिक भी है पेशेंट, और साथ में उसका ये प्रॉब्लम भी है। तो बजाय ये कि वो खुद ही फूड लेना शुरू करें या अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उन्हें चाहिए कि पहले डॉक्टर को कंसीडर करें, अपने फीमेल डॉक्टर से आप रब्ता करें और अपने इस इशू को रिजॉल्व करें, ताकि मेडिसिन प्रॉपरली आप पे वर्क कर सके। इसी के साथ ही साथ हर 6 माह बाद HB लेवल जो है वो ज़रूर चेक करवाएं, ताकि स्क्रीनिंग जब होगी तो आपको पता चल सकेगा कि आपके अंदर कहीं ये डेफिशिएंसी है तो नहीं। बिल्कुल। अब ऐसा है कि डॉक्टर सहर, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, आप बात कर रही थी, खुराक के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो क्या घर में खुराक के ज़रिए अनीमिक इलाज मुमकिन है? जैसा अभी ये आपने बात की, इसके अलावा हम बात करें खजूर की हो गई, गाजर की हो गई, तो और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप मज़ीद बताना चाहें और आसानी हो सके हमारे नाजरीन की? देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जैसे आजकल देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जॉब के मामलात में, पढ़ाई के मामलात में। तो अब मैं ये कहूँ कि आपने हर हाल में जो है वो घर होम बेस्ड फूड लेनी है। मैं ये कहना ज़्यादा पसंद करूँगी कि आपने होम मेड फूड को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देनी है, अनटिल अनलेस कि कोई मजबूरी ना हो। लेकिन जहाँ पे फ़ील हो रहा है कि एक मजबूरी है, मैं खाना बना नहीं सकती, मैं विटामिन, मिनरल्स रिच फूड ले नहीं सकती, वहाँ पे फिर आप किसी और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। जैसे अब होम्योपैथी का आपने भी बहुत अच्छी बात बताई। अगर मैं वैसे बात करूँ किसी डाइटरी सप्लीमेंट की, तो स्पाइरुलिना सुपर फूड है, अच्छी खासी उसमें प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड, और आयरन है, विटामिन B12 है, तमाम तरह की ग़िज़ाइयत है। WHO हमें कह रही है कि सुपर फूड है। तो आप यकीनन जो ऐसी, आप अगर आम खुराक से अपनी खुराक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लें। लेकिन एक बात याद रखें कि वो ट्रीटमेंट आपने लेना है जो साइड इफेक्ट्स ना क्रिएट करे। तो होममेड चीजें, तो घर में बेतहाशे फूड सोर्सेज है, ऐसी ग़िज़ा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, वो हमें 100% फायदा ही दे रही है। लेकिन बात सिर्फ उतनी सी है, क्या वाकई ही आपके पास टाइम है घर में खुराक बनाने का, या आपने बाहर का ही खाना है?
सही। और बहुत ही बेहतरीन बात कि अगर किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करके तभी उसका इस्तेमाल करें। ख़ुद से कभी भी सुन के सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं करें कि ये नहीं हो वो आपके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस हो जाए। अच्छा डॉक्टर सहर, ऐसा है कि खून की कमी से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताएँ ताकि वो इसको सीरियस लें, क्योंकि इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। खून की कमी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छा ये खाएँगे, वो खाएँगे, ओके हो जाएगा। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, देखें हम हमारी बॉडी में सिर्फ़ 2 ही कंडीशन होती है, या डेफ़िशिएंसी या टॉक्सिसिटी। तो दोनों कंडीशंस को नेग्लेक्ट करना ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये हमारी अपनी सेहत है, इसके लिए हमें बहुत बड़े-बड़े नुकसानात का खुदा ना ख़ास्ता बहुत बड़ी-बड़ी क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ का सामना करना पड़ता है। लिवर लिवर डैमेज होने के चांसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कहने का ये मकसद है कि एक वहम का इलाज नहीं है, घबराना नहीं है, इनिशियल लेवल पे आप कोशिश करें कि फिल फौरी अपना इलाज शुरू कर दें, आपने जो-सा भी ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि हम जो है वो अपने जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, वो चाहे हार्ट है, लिवर है, किडनीज़ हैं, तो उनको हम बचा सकें खुदा ना ख़ास्ता किसी और बीमारी से। ठीक हो गया। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि आप बताएँ कि और थोड़ा मैं बताती चलूँ नाज़रीन कि जिस तरह से होता है, क्या है, नुकसान जब होता है तो क्या दिल पे बोझ पड़ना शुरू होता है, यहाँ तक कि हार्ट के मसाइल जो पैदा होते हैं, जैसा अंजाइना के हवाले से हमने बात की, यहाँ तक कि हार्ट इनलार्ज्ड हो जाता है, यानी दिल का साइज़ बढ़ जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे पेशेंट्स की पैल्पिटेशन रहती है। और मैं चाहूँगी आप थोड़ा बताएं कि जहाँ पट्ठों की कमज़ोरी होती है, जल्दी बीमारियाँ होने लगती हैं पेशेंट को इम्यूनिटी कम होने की वजह से, और ये कि फीमेल्स जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनके हमल के मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी, बिल्कुल देखिए, अगर तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अव्वल तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो लाज़मन तौर पर आपकी डाइट में एक्स्ट्रा कैलोरीज़, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रही होती हैं डाइट प्लान में। वो इस वजह से कि बच्चा जो है वो अनीमिया का शिकार ना हो। ये ना हो कि बाद में पता चले कि माँ के अंदर डेफिशिएंसी थी तो बच्चे के अंदर भी चले, क्योंकि फीटस को खुराक माँ की खुराक से मिलनी है। इसलिए ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तीनों ट्राइमेस्टर में आपने अपनी फूड का, अपने लाइफ़स्टाइल का ख़ासा ख़्याल रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फूड ही सब कुछ नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतना ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक ले लें, लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस एंड डिप्रेस हैं, तो फिर भी वो खुराक आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी। वो चाहे फिर प्रेग्नेंट लेडी है या वो चाहे फिर कोई नॉर्मल लेडी है। तो दोनों सिनेरियोज़ में हमने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का खासा ख्याल रखना है। बिल्कुल सही, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है बल्कि आपके बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। अंडर वेट पैदा हो सकता है बच्चा, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यहाँ अभी हम बात कर रहे थे चाय के हवाले से भी हमने बात की कि चाय पीने से भी खून की कमी हो जाती है। तो आपको बताती चलूँ कि 40 to 60% जो है वो आयरन जज़्ब करने की जो सलाहियत है वो कम कर देती है चाय, और स्पेशली जब हम वो खाने के बाद पीते हैं तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। तो इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करें। आपने पीनी ही है अगर चाय तो कम से कम आधे घंटे बाद खाने के पिएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि खून की कमी का शिकार कौन से लोग ज़्यादा हो सकते हैं, किन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है? जी, इसमें हमारा फीमेल्स वाला एज ग्रुप बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रहा है, और अमूमन जो है केसेज़ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में भी ज़्यादा यही देखे गए हैं सही। कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा ये शिकायत के साथ आ रही होती हैं। उसके अलावा हमारे जो ओल्डर अडल्ट्स हैं, जो हमारा 40 प्लस, 50 या 60, 70 प्लस वाले लोग हैं, वो इसका शिकार होने के चांसेस हो, क्योंकि एज के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो रहा है, इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, और खुदा ना खास्ता कोई और कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से ऑलरेडी इंसान जो है वो मेडिकेशंस पे होता है, तो वहाँ पे फिर एब्ज़ॉर्प्शन रेट भी कम हो जाता है। तो भई ऐसे लोग जो हैं वो अमूमन ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक हो गया, डेफिशिएंसी। बहुत बेहतरीन हो गया। अब मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसकी वजह से कौन से यानी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर किसी को अनीमिया हो गया तो? हुँ।
देखिए, बच्चों में अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो बच्चा जो है उसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, बाकी बच्चों की निस्बत वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि हम जो है वो बच्चे को ऐसी खुराक दें, ऐसा इलाज करें जो मतलब ग़िज़ाइयत भरा हो, ताकि बच्चा अपना हर तरह की एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सके, रिस्क ना हो। और उसके सही। अलावा फीमेल्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन आप हर मंथ में मतलब लॉस हो रहा है ब्लड, तो वहाँ पे भी हमने जो है अपने पहले भी साइकिल से बाद में भी हमने अपनी फूड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट लाज़मी करनी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो वहाँ पे भी यकीनन आपने अगर अपने होने वाले बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया से बचाना है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज़ जैसे विटामिन बी12 है, फोलेट है, फोलिक एसिड है, मैनी मोर ग़िज़ाइयत आपको लेना ही लेना है। चाहे आप पसंद कर रही हैं, नहीं कर रही, अल्टरनेटिव ऐसी रेसिपी बना लें जो आपको टेस्ट में अच्छी लग रही है, लेकिन आपने नेग्लेक्ट नहीं करना। सेम ऐसे ही ओल्डर एडल्ट्स हैं, कोई मेडिकेशन ले रही हैं या चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शौकीन है, चाय के अंदर बेसिकली कैफ़ीन है, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है, तो आप ऐसे ब्रांड की चाय और कॉफ़ी चूज़ करें जिसमें कैफ़ीन का कंटेंट कम से कम हो, ठीक है? या आप हर्बल ड्रिंक्स की तरफ आएँ। तो मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं उनको हर्बल ड्रिंक्स पे लेके जाएँ, अदरक का कहवा है, पुदीने का कहवा है, और भी बेशुमार तरह के अवेलेबिलिटी है हमारे घर में, फूड सोर्सेज़ हैं हमारे पास ऐसे। तो बजाय ये कि आप जो है वो हर हाल में फिर भी चाय का इस्तेमाल करें। जी, बेहतरीन हो गया। तो नाज़रीन, ये जो खून की कमी होती है ये ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस हो सकती है, तो इसलिए कोशिश करें कि थ्रू डाइट, जैसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बताया, कि इसको कंट्रोल करें। खजूर, दूध, गाजर, पालक, साग, अंगूर, हाँ, सेब, ये चीज़ें जो हैं वो शामिल करें अपनी डाइट में। केले में भी बहुत मिक़दार होती है आयरन की। तो ये बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं कि इनको इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ से बच सकते हैं। मैसेज देना चाहेंगी इन शॉर्ट वर्ड्स? हमारे प्रोग्राम का टाइम कम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। अवेयरनेस से सीखें और लोगों तक ठीक पहुँचाएँ। हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी मुफीद मालूमात दी। और नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगी और हम मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।